अच्छा, अभी जो जदयू के यहाँ के नेता हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक हैं, बड़ा आप पर बयान दे रहे हैं। भाई मेरी तो उनके प्रति सहानुभूति है। अभी जब से चुनाव बीत गया, आप चुनाव में द्वितीय स्थान पर थे, उसी समय से आप शुरू कर दिए उपचुनाव का मामला। तो बिहार में अभी चौथा उपचुनाव हो रहा है, ये वाला कब होगा? आप तो अभी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन जो आपके साथी हैं उनसे आप इस मुद्दे को उठाकर और इस बार जब सदन चले तो नीलगाय पर कुछ ना कुछ रिजल्ट किसानों को दिया जाए। हम युवा हैं तो हमसे भी जुड़ा है। मंजीत सिंह जब यहाँ के विधायक थे तब भी पासपोर्ट इंक्वायरी में लड़कों को पैसा देना पड़ता था। जब मिथिलेश तिवारी यहाँ से विधायक थे तब भी लड़कों को पैसा देना पड़ा था। अभी प्रेम शंकर जी हैं तब भी देना पड़ रहा है। आखिर आप लोग इतना सजग हैं, लेकिन इस पर अब कुछ काहे नहीं तो अच्छा बात है कि हमको एमपी बनाना लोग चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि कहीं भी हम जाते हैं तो एक सवाल लोग हमसे कहता है कि आप लोग मनीष बाबू जहाँ से हैं, बैकुंठपुर से, वहाँ राजनीति जिंदा है, बाकी सब जगह जिंदा नहीं है। इस पर क्या कहेंगे कि तीनों लोग अपने जनता के करके एक साल में पूरा हो भी आए थे, यहाँ मुआयना कर रहे थे गिरी सौदागिरी पर। हाँ, मैंने एमपी साहब 2019 में जीते, उसके बाद एक बार इधर आए थे। चर्चा जो है विद्युत सौदागिरी का, हमको जहाँ तक कहते हैं कि 2014 में शुरू हुआ था। हाँ, 14 में हमने संकल्प लिया था। हाँ। तो कब तक बन जाएगा? कई लोगों को, एक दिन मैं भी मरते मरते बचा हूं। तो क्या है, गाड़ी तेज चलती है और अचानक से आ जाता है रोड पे, तो उस स्थिति में भी वो ठीक नहीं है। सुरक्षा के लिए भी और कृषि सुरक्षा के लिए भी, दोनों के लिए ये घातक है, ये घोड़पड़ास जो है सो। और इनका खात्मा सरकार को करना है कि 24 घंटा पुलिस की ड्यूटी है। एक ये भी चिंता का विषय है। एक थानाध्यक्ष सोएगा कब? वो 24 घंटा, रात में भी घटना हो रही था, थानाध्यक्ष, दिन में भी थानाध्यक्ष। तो 24 घंटा का शिफ्ट पुलिस का नहीं होना चाहिए। पुलिस का शिफ्ट 12 घंटे का होना चाहिए। 12 घंटा में एक शिफ्ट काम करे, 12 घंटा में दूसरा शिफ्ट काम करे, जब वो पर्याप्त नींद लेगा। और यही कारण है, आप जान लीजिए, कई पुलिसकर्मी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई पुलिसकर्मियों का स्वभाव बिगड़ जाता है। वो भी इंसान है, वो अपने घर परिवार में मिल नहीं पाते। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि, और कैमरे स्क्रीन पर जो दिख रहे हैं बिहार भाजपा में प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और बैकुंठपुर से पूर्व विधायक हैं मिथिलेश तिवारी, इनका परिचय हुआ। स्वागत है सर चैनल में। बहुत धन्यवाद आपको। प्रदेश के नेता हैं, कुढ़नी में चुनाव हो रहा है, मुकेश सहनी ने भूमिहार प्रत्याशी उतारा है, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, सभी पार्टियां जो हैं वो अपने अपने हिसाब से चुनाव की रणनीति बनाती हैं, लेकिन मुकेश सहनी फंस गए हैं। फंस इसलिए गए हैं कि उन्होंने पहले कहा था कि अगर कोई भी सहनी उम्मीदवार अगर वहाँ लड़ेगा तो मैं उसको समर्थन दूंगा। तो वहाँ तो शेखर सहनी लड़ रहे हैं, जो राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार थे, उनको टिकट नहीं मिला और उस रिएक्शन में वो चुनाव लड़ रहे हैं, निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो मुकेश सहनी जी की भाषा में मैं कह रहा हूँ कि मुकेश सहनी जी को तो शेखर सहनी को समर्थन कर देना चाहिए, लेकिन अब पता नहीं अपने वादे पर वो कितना रहेंगे, ये कहना मुश्किल है। और सच पूछिए तो कुढ़नी में अब उन्हीं की अग्नि परीक्षा भी है। भारतीय जनता पार्टी मैदान में है, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, लेकिन सहनी समाज में जिस प्रकार का वातावरण उन्होंने बनाया था, कुढ़नी के चुनाव से उनको बहुत बड़ा लॉस होगा। अगर वो अपने कहे हुए बात पर अगर कायम नहीं रहते हैं तो उन्हीं की बात में मैं उनसे कहूंगा कि उनको शेखर सहनी का समर्थन कर देना चाहिए और उनको अपने उम्मीदवार को वापस ले लेना चाहिए था। उनका कहना था कि अब मछली भात बनेगा। अच्छा बात है, लोग खाते हैं, जो मांसाहारी हैं वो मछली भात खाते हैं, खाना चाहिए। तो भाजपा का बेस वोट में भूमिहार भी आता है और वहाँ भूमिहारों की संख्या अच्छी खासी है। बिल्कुल है। भूमिहार से जो साधु शरण सिंह निर्दलीय विधायक वहाँ से हुआ करते थे, उनके परिवार से नीलाभ कुमार मैदान में है और सहनी लोग के पार्टी से उनको टिकट मिला है। भाजपा के लिए नहीं ऐसा करेगा? देखिए, कोई भी उम्मीदवार आ जाता है तो उसकी अपनी कुछ फैन फॉलोइंग होती है और वो उसके साथ खड़ा होता है, ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जहाँ तक कुढ़नी का सवाल है, वहाँ हमारे पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा जी चुनाव का कमान संभाले हुए हैं। वहाँ हमारे चुनाव प्रचार में बिहार के विपक्ष के नेता, आजकल सबसे बड़े भूमिहार चेहरा विजय सिन्हा जी वहाँ पर पहुँचेंगे, गिरिराज सिंह जी जाएंगे, विवेक ठाकुर जी जाएंगे। तो ये सभी बड़े चेहरे हैं और भूमिहार समाज बहुत बुद्धिमान समाज माना जाता है। बिहार की राजनीति में एक बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान भूमिहार समाज का है और भूमिहार समाज हमेशा परिवर्तन की लड़ाई लड़ता रहा है और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका भारतीय जनता पार्टी को कोई असर होगा। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ये पूरा समाज खड़ा होगा। अभी जब से चुनाव बीत गया, आप चुनाव में द्वितीय स्थान पर थे, उसी समय से आप शुरू कर दिए उपचुनाव का मामला। तो बिहार में अभी चौथा उपचुनाव हो रहा है, ये वाला कब होगा? जहाँ कोई माननीय विधायक का स्वर्गवास हो गया वहाँ तो बात अलग है। जैसे
सुभाष बाबू। हाँ, जैसे बुचहा में हुआ, जैसे हमारे गोपालगंज में सुभाष बाबू का हुआ। लेकिन आप जो तीसरा उपचुनाव देख रहे हैं, ये उपचुनाव राष्ट्रीय जनता दल के विधायक की सदस्यता गई है जी और जिस कारण गई है आपको भी मालूम है। जी और इसमें भी देखिए कि जिनकी सदस्यता गई है वो अपने पार्टी के साथ खड़े नहीं हैं, टिकट नहीं मिला। टिकट नहीं मिला और उनके परिवार को नहीं मिला तो वो अपने पार्टी के साथ खड़े नहीं हैं। बैकुंठपुर का भी मामला कोर्ट में है और यहीं का नहीं है, कई जगह का मामला कोर्ट में है। तो जो भी देश के कानून का सम्मान नहीं करेगा उसको तो केस फेस करना ही पड़ेगा। और मुझे लगता है कि 25 का आम चुनाव आते आते आधा दर्जन क्षेत्रों में कहीं उपचुनाव ना हो जाए। तो मामला कोर्ट में है और मामला कोर्ट में है तो फैसला कभी है। अच्छा, अभी जो जदयू के यहाँ के नेता हैं, प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं और पूर्व विधायक हैं, बड़ा आप पर बयान दे रहे हैं। भाई, मेरी तो उनके प्रति सहानुभूति है। जब यहाँ से 2015 में मैं चुनाव लड़ा तो उसमें उनकी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ थी, गठबंधन में थी। जब उनको टिकट मिला तो यहाँ उन्हीं के पार्टी के उस समय के जो उनके पार्टनर थे, उनकी पत्नी निर्दलीय लड़ गई, मैं चुनाव जीत गया। इस 2020 में वो हमारे पार्टनर थे, मैं विधायक था यहाँ, मुझे टिकट मिला तो पहले तो 2 साल तक हल्ला किए कि नीतीश बाबू ये सीट ले लेंगे मेरे लिए, हम उनके बहुत करीबी हैं, सीट नहीं मिली तो कायदे से उनको हमारा समर्थन करना चाहिए था, उन्होंने नहीं किया, निर्दलीय लड़ गए तो हमको हरा दिए और राष्ट्रीय जनता दल को जिता दिए। तो अब तो मेरी उनके प्रति सहानुभूति है, क्योंकि अब तो जिस गठबंधन में है उस गठबंधन का यहाँ पर विधायक है और स्वाभाविक है कि अब अगला जब भी चुनाव आएगा तो जो आज विधायक है वो लड़ेगा, उसकी पहली प्राथमिकता होगी। जब वो लड़ेगा तो टिकट की लड़ाई तब उनको उनसे लड़नी पड़ेगी और अगर टिकट नहीं मिला तो फिर जब चुनाव आएगा और अगर फिर किसी सवारी पर वो इस चुनाव मैदान में होंगे तो बैकुंठपुर की जनता उसका न्याय करेगी। इसीलिए मुझसे अब उनकी कोई लड़ाई नहीं है। मुझसे लड़ाई अब जो महागठबंधन का कैंडिडेट आएगा उससे लड़ना है। आज जो विधायक है उससे हमारी लड़ाई है, वो हमारे अब एजेंडा में नहीं है। साइड कर दिया उनको। हम क्यों साइड करेंगे? मान लीजिए कि फर्स्ट यहाँ राष्ट्रीय जनता दल आया और सेकंड भारतीय जनता पार्टी आई, मैं मैदान में मजबूती से डटा हुआ हूँ और अब वो गठबंधन में उधर हैं, हमारे साथ नहीं है। तो जो गठबंधन में है तो कहीं भी किसी विधानसभा में 2 आदमी तो लड़ता नहीं है, गठबंधन से एक ही आदमी आएगा ना। तो जब एक आदमी आएगा तो वो उन लोगों की चिंता है, वो मेरी चिंता नहीं है। मेरी चिंता है जो महागठबंधन का कैंडिडेट होगा उसको मैं इस बार हराऊंगा और मैं उस रणनीति पर काम कर रहा हूं। एक सवाल और लेते हैं, रिवर फ्रंट का जिक्र और मिथिलेश तिवारी का जिक्र, ये दोनों एक साथ लगभग होने लगा है। रिवर फ्रंट पर अभी 2 घाट बना है, लोग भी पूछते हैं और हमारा भी सवाल है कि आखिर 2 ही घाट पर रिवर फ्रंट क्यों कहा जाता है? जब पूरा बन जाएगा तब ना कहा जाएगा। रिवर के फ्रंट पे है जी, रिवर हाँ, नदी के किनारे है तो नाम तो स्वाभाविक है रिवर फ्रंट, लेकिन उसकी योजना बहुत बड़ी बनाई गई है और कहा गया है रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी बड़ा चीज एक दिन में नहीं बनता है मनीष जी। और वो भी चीज आप जान लीजिए, भारत सरकार का नमामि गंगे परियोजना से वो पैसा 9 करोड़ रुपया हमने सैंक्शन कराया था, 8.25 करोड़ रुपया मिला, चूंकि डीपीआर बिहार सरकार ने उतना ही का भेजा था तो 8.25 करोड़ आया। उसमें से भी लगभग 6.5 करोड़ के आसपास खर्चा किया गया, बाकी पैसा लगभग 1 करोड़ 70 लाख बचा हुआ है बिहार सरकार के पास। पूरा पैसा भारत सरकार का है और उसमें 10% जो कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट होता है वो भारत सरकार बिहार सरकार को देती है। बिहार सरकार फ्री में काम नहीं कराती है, बिहार सरकार केवल उसकी एजेंसी है। जैसे आम ठेकेदार होते हैं वैसे बिहार सरकार का बुडको इसमें कॉन्ट्रैक्टर है। भारत सरकार ने पैसा दे दिया, डीपीआर बनवाया, इन्होंने टेंडर किया और उसको बनवा रहे हैं। अब रही बात कि उसमें 6 घाट बनाने की मेरी परिकल्पना थी, 2 घाट बन गए हैं, राम घाट सीता घाट। एक शिव और पार्वती घाट बनना था और एक कृष्ण और राधा घाट बनना था। ये परिकल्पना इसलिए थी कि जितने भी सनातनी हैं, जो हिंदू धर्म के लोग हैं, जिनकी आस्था है, तो आप जानते हैं कि 2 ही देवता दिखते हैं, एक सूर्य भगवान और दूसरा गंगा मैया, जिसका साक्षात्कार सीधे होता है। और यही कारण है कि हमारा छठ पर्व आज महापर्व हो गया और विश्व में मनाया जाने लगा और उसका सीधे सीधे दिखता है उसका असर। और साथ में गंगा स्नान, चाहे वो कार्तिक पूर्णिमा हो, चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे वो हर पूर्णिमा हो, चाहे वो गंगा दशहरा हो, चाहे वो एकादशी हो, ये हमारे यहाँ मान्यताएं हैं। तो लोग स्नान करने तो गंगा घाट पर ही जाएंगे, नदी के घाट पर ही जाएंगे। तो इसीलिए हमने रिवर फ्रंट की कल्पना की। और दूसरी बात, मैं बचपन से देखता रहा
कि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग होता है वो यही कहता है कि अंतिम समय हमारा अंतिम संस्कार डुमरिया घाट पे होना चाहिए। ये सबके मन में है कि जिस जगह पर भगवान राम स्नान किए, अगर जैसे काशी घाट लोगों के दिमाग में है कि लोग काशी में बुजुर्ग होते थे तो चले जाते थे काशी, कि हमारा वहाँ अगर अंतिम सांस हम लेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। तो उसी प्रकार काशी के प्रकार डुमरिया घाट की भी मान्यता थी। तो मैं जब, चूंकि मेरा बगल में घर है और मैं इस चीज़ को लगातार बचपन से देखता रहा हूँ, तो मेरे मन में थे कि कभी मैं बनूंगा तो मैं उस जगह का जरूर जीर्णोद्धार करूंगा। तो जब हम एमएलए बने गंगा मैया के आशीर्वाद से, यहाँ के लोगों के आशीर्वाद से, तो हम उसके पीछे पड़े कि क्या कारण है कि हमारे यहाँ के सबसे बड़े नेता शिव बच्चन त्रिवेदी जी हों, चाहे ब्रजकिशोर बाबू हों, चाहे देवदत्त प्रसाद जी हों, चाहे लाल बाबू प्रसाद जी हों, ये सभी लोगों के, और भी बहुत सारे नेता, और नेता ही नहीं, और बहुत सारे सामाजिक लोग भी, और बहुत सारे किसान, बहुत सारे गरीब से लेके अमीर तक, सबका अंतिम संस्कार वहीं होता है। तो हमने कहा कि भाई जब अंतिम संस्कार के समय हम लोग जाते थे तो कहीं घाट पे खड़ा होने का भी जगह नहीं रहता था। तब हमारे दिमाग में आया कि एक पंथ दो काम कैसे होगा। तो उस घाट को सजाने का काम हमने किया, और आज हमको खुशी है कि राम घाट और सीता घाट मेरे एक कार्यकाल में खड़ा हो गया, और उसको और डेवलप करने की योजना चल रही है। लेकिन एक क्या था कि वहाँ जो शव जलाए जाते हैं जी, तो उसके लिए अभी हमने 2020 में 3 करोड़ 45 लाख रुपया की राशि उसी नमामि गंगे परियोजना से सौदागरी के लिए हमने करा दिया, जिसमें एक ग्रीन क्रीमेटोरिया बनेगा और एक वुडन क्रीमेटोरिया बनेगा। वुडन क्रीमेटोरिया को कहा जाता है परंपरागत सौदागरी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी भी विद्युत से नहीं जलाना चाहते, वो लकड़ी से जलाना चाहते हैं। उसका भी एक ऑटोमेटिक मशीन आ गया है जो गोरखपुर में जोगी बाबा ने लगवाया। तो एक तो उसको बनाना है, और एक वैसे गरीब जिनके पास लकड़ी की कोई व्यवस्था नहीं है, जिनका कोई नहीं है, तो वैसे लोगों के लिए एक वो कब बनेगा? ये टेंडर शायद हो गया, मुझे जो जानकारी मिली है कि अभी बिहार सरकार ने, मैंने काफी इसके लिए इसका चर्चा जो है विद्युत सौदागरी का, हमको जहां तक याद है कि 2014 में शुरू हुआ था। हाँ, 14 में हमने संकल्प लिया था। हाँ। तो कब तक बन जाएगा? देखिए 20 में तो हमने स्वीकृत करा दिया। भारत सरकार आके बनाती नहीं है, भारत सरकार बिहार सरकार को दे देगी कि भाई ये पैसा लो, आप बना दो। यहाँ 2 साल से, चूंकि वो पूरा मामला हमसे जुड़ा हुआ है, तो जो यहाँ के लोग हैं, जो हमारे मित्र मंडली के लोग हैं यहाँ, जो दिन भर हमारे ही बारे में चिंता करते रहते हैं, तो जो घाट बना है ना, उसको भी हाई कोर्ट तक पहुंचा दिए हैं। हाई कोर्ट में इन लोगों ने उसमें अथी करा दिया है, रीट करा दिया है। जो पैसा बकाया है लोगों का, वो बोला पैसा बकाया तो मेरा विषय ही नहीं है, क्योंकि मैंने तो बनवाया नहीं है। गोपालगंज के कलेक्टर ने वो जमीन दिया है और बुडको ने निर्माण कराया है। वो मामला गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम तो चाहेंगे कि वहाँ के लोगों को पैसा मिल जाए। और वो टोपोलैंड का मामला बहुत दिन चल रहा था, अभी टोपोलैंड में एक कोर्ट का ऑर्डर आया है, उसके आधार पर हम भी चाहेंगे कि वहाँ के लोगों को पैसा मिले। हमारा पैसा को लेकर के तो हम हमेशा कहते रहे हैं। वहाँ के लोग कई बार हमसे मिले तो हमने कहा कि आप कागज हमको दीजिए, मैं जाकर के सरकार में बात करता हूँ। तब तक बीच में ही कोई कागज लेकर के उड़ गया और जाकर के हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने केस कर दिया। मुझे उनके प्रति भी मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि हाई कोर्ट से जल्दी निर्णय आए और उन लोगों को पैसा मिले। विषय वो नहीं है, विषय है कि सरकार, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट का मामला है। विद्युत सौदागरी का टेंडर, अब मैंने अभी शायद सुना है कि शायद वो टेंडर हो गया है, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि जल्दी काम शुरू हो और वो बन करके 1 साल में पूरा हो जाए। आए थे यहाँ, मुआयना कर रहे थे विद्युत सौदागरी पर। हाँ, बने MP साहब 2019 में जीते, उसके बाद एक बार इधर आए थे, 3 साल हो गया। और चुनाव जीतने के बाद उनसे मेरी भी मुलाकात नहीं हुई। हम लोगों ने तो जी जान लगा दिया था हमको जिताने में, और उन्होंने कभी संपर्क भी नहीं किया, कभी बातचीत भी नहीं की। गठबंधन टूट गया था, काहे बात कर? नहीं, गठबंधन में थे तब भी उनको कोई बहुत मतलब नहीं रहता था। वो बेचारे दिल्ली में रहते हैं और पार्लियामेंट में दिन रात लगे रहते हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। और वो आए थे एक बार, उसके बाद अब पता नहीं उन्होंने क्या किया, मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन 2020 के जून महीने में 3 करोड़ 45 लाख रुपया उसके लिए आ चुका है। मैं चाहूंगा कि आपके माध्यम से लोग इस बात को जाने। बुडको को बनाना है। बुडको का एक इंजीनियर गोपालगंज में रहता है, जो गोपालगंज कलेक्टर के अधीन काम करता है। और जो MP और MLA होते हैं वो दोनों दिशा के सदस्य होते हैं, चेयरमैन होते हैं MP, MLA उसके सदस्य होते हैं। दिशा में भारत सरकार की जितनी योजनाएं जो जिले में चलती हैं, उसका अनुरक्षण और उसका अनुश्रवण करने की जिम्मेवारी इन लोगों की है। इन लोगों ने अपनी जिम्मेवारी को ठीक ढंग से पालन नहीं किया, ये मैं कह रहा हूँ, ये आप पूछ भी सकते हैं। दिशा की बैठकें जो होती हैं उसका आप प्रोसीडिंग निकाल लीजिए और आप देखिए कि उसमें इन लोगों ने कभी कुछ का पूछताछ किया है कि नहीं। पूछताछ हुआ रहता तो कबे का बन गया रहता। मेरी स्थिति है कि मैं उस बैठक में अब बैठ नहीं सकता, क्योंकि मैं अब चुनाव जीता हुआ नहीं हूँ। हमारे जो MLC हैं, गप्पू बाबू जो अभी भारतीय जनता पार्टी के MLC हैं, उन्होंने मुझसे सारा कागज मांगा है
और उन्होंने विधानसभा में इसके लिए क्वेश्चन भी लगाया है। 13 नवंबर से विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है और इसका पूरा गूंज आपको विधानसभा में भी सुनाई देगा। लोकसभा लड़ेंगे क्या मिथिलेश जी? नहीं, हम तो भाजपा। मिथिलेश जी लोकसभा में देखिए, हमारे यहाँ के जो मित्र हैं जो दिन भर मेरी चिंता करते रहते हैं, जब मैं कभी बक्सर किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो यहाँ हल्ला करने लगते हैं। बक्सर अब वाल्मीकि नगर में चर्चा है। हाँ, मैं जब बक्सर जाता हूँ तो वहाँ हल्ला करने लगते हैं। मुझे तो आश्चर्य इस बात की है कि मैं सासाराम जाता हूँ तब क्यों नहीं कहते, जो कि सासाराम सुरक्षित क्षेत्र है। मैं जब जमुई जाता हूँ तब चर्चा नहीं करते, मैं जब मधेपुरा जाता हूँ तब चर्चा नहीं करते, मैं गोपालगंज में है तो नहीं चर्चा करते। तो अच्छा बात है कि हमको एमपी बनाना लोग चाहते हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल लेंगे आपसे कि कहीं भी हम जाते हैं तो एक सवाल लोग हमसे कहता है कि आप लोग मनीष बाबू जहाँ से हैं बैकुंठपुर से, वहाँ राजनीति जिंदा है, बाकी सब जगह जिंदा नहीं है। इस पर क्या कहेंगे कि तीनों लोग अपने जनता के बीच में रहता है? अच्छी बात है, सबको अपने जनता के बीच रहना चाहिए, लेकिन सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए। देखिए, राजनीति विचारों के संघर्ष का परिणाम राजनीति है। हमारा कुछ विचार है, आपका कुछ विचार हो सकता है, विचारों का संघर्ष होना चाहिए, लेकिन संघर्ष इतना नीचे चला जाता है जिसका कोई सिर पैर नहीं। मैं तो कहूंगा कि राजनीति हर क्षेत्र में जिंदा रहनी चाहिए, पक्ष और प्रतिपक्ष लड़ता हुआ दिखना चाहिए, लेकिन किसके लिए? जनता के सवालों के लिए, जनता के सवालों के लिए, विकास के लिए। लेकिन यहाँ तो अपने विकास के लिए लोग चिंतित रहते हैं, ये चिंता का विषय है। हम युवा है तो हमसे भी जुड़ा है। मंजीत सिंह जब यहाँ के विधायक थे तब भी पासपोर्ट इंक्वायरी में लड़कों को पैसा देना पड़ता था। जब मिथिलेश तिवारी यहाँ से विधायक थे तब भी लड़कों को पैसा देना पड़ा था। अभी प्रेम शंकर जी हैं तब भी देना पड़ रहा है। आखिर आप लोग इतना सजग हैं, लेकिन इस पर अंकुश काहे नहीं लग पा रहा है? लेकिन आप जब ठीक से इसका पता करिएगा मनीष जी, तो आपको बहुत ऐसे लड़के मिलेंगे जिनको पैसा नहीं लगा है। कब? जब मैं एमएलए था, मैंने सभी थानाध्यक्षों की मीटिंग एसपी के साथ करके मैंने तय कराया था कि भाई कहीं से भी सूचना मुझे मिलेगी मैं लिखूंगा। लेकिन लगता था नहीं, लगता होगा, मेरी जानकारी में नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो हम लोगों के टच में नहीं रहते हैं, वो जाते हैं, लेता होगा लोग। हाँ, लेकिन आपका फोन चला गया तो नहीं लगा। हाँ, लेकिन सब लोग तो आपको फोन नहीं करवा सकते। एकदम ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब इसका जो कारण है सो मैं आपको बताता हूँ। मैं कई बार थानाध्यक्षों से बात करता हूँ तो वो लोग अपना रोना रोते हैं कि सर हमको एक बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र इतना लंबा है, पुलिस के पास एक गाड़ी है और सीमित डीजल मिलता है। अब उनका कहना है कि सर उस डीजल से तो हम घूम नहीं सकते हैं, यहाँ तो हर गांव में झगड़ा होता है, हमेशा बुलाया जाता है तो हम दौड़ते हैं, तो आखिर वो डीजल कहाँ से आएगा? आखिर हमारे पास अगर 4 टीम निकालना है तो चारों टीम के पास गाड़ी नहीं है, तो कभी किसी का गाड़ी पकड़ लेते हैं लोग, कभी किसी का गाड़ी पकड़ लेते हैं। मुझे लगता है, मेरी एक दिन गोपालगंज के पुलिस कप्तान से भी बात हो रही थी तो उन्होंने भी इस ओर इशारा किया कि जो पर्याप्त संसाधन है पुलिस के को वो नहीं है। तो मैं तो सरकार से डिमांड करूंगा कि ये सभी प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चर पुलिस को मुहैया कराना चाहिए ताकि पुलिस को ये सब काम नहीं करना पड़े, और उसके बाद भी अगर काम कोई करता है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आज अगर आप इसके आड़ में भ्रष्टाचार बढ़ा है, बिल्कुल बढ़ा है, रोड पर ट्रक से वसूला जाता है। नहीं, आप जान लीजिए कि अगर ये कमी है भी तो इसके लिए कोई कानून नहीं है कि आप किसी से पैसा लीजिएगा, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड वो लोग ये बात बोलते हैं। हम लोग जब टाइट करते हैं तो ये बात बोलते हैं, और ये बात बोलते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है। दूसरी बात कि 24 घंटा पुलिस की ड्यूटी है, एक ये भी चिंता का विषय है। एक थानाध्यक्ष सोएगा कब? वो 24 घंटा, रात में भी घटना हो रही था, थानाध्यक्ष दिन में भी थानाध्यक्ष, तो 24 घंटा का शिफ्ट पुलिस का नहीं होना चाहिए। पुलिस का शिफ्ट 12 घंटे का होना चाहिए। 12 घंटा में एक शिफ्ट काम करे, 12 घंटा में दूसरा शिफ्ट काम करे, जब वो पर्याप्त नींद लेगा। और यही कारण है, आप जान लीजिए, कई पुलिसकर्मी चिड़चिड़े हो जाते हैं, कई पुलिसकर्मियों का स्वभाव बिगड़ जाता है। वो भी इंसान है, वो अपने घर परिवार में मिल नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं। इन सब चीज़ों को भी सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। जिस प्रकार से सारी चीज़ों में सुधार हो रहे हैं, इन सब का भी सुधार करना चाहिए। दूसरी बात कि कई पुलिसकर्मी हैं थाना में, मैं देखता हूँ, उनके लिए रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, भी तो बहुत गंदी है। तो ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना पुलिस के लिए भी बढ़िया होना चाहिए। और सरकार जब इतना खर्चा कर रही है तो सरकार को इस पर भी खर्चा करना चाहिए। सरकार थाना भवन अच्छा बना रही है तो उनके लिए क्वार्टर बना दे, क्या दिक्कत है? उनके लिए गाड़ी खरीद के दे दे, एक थाना में 4-4, 5-5 गाड़ी दे दे, डीजल का प्रावधान कर दे। तो अब उसके बाद हमको लगता है कि जनता ही ठीक कर देगी। अगर जब सब व्यवस्था सारी व्यवस्था मिलेगी तब क्यों नहीं करेंगे आप? कल हम खेत का पटवन कर रहे थे, किसान लोग हमसे मिले तो बोले कि आप मीडिया में काम कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा, नीलगाय का मुद्दा आप उठाए थे, तो और लोगों से भी उठाइए। तो हम आपसे भी निवेदन करेंगे कि आप तो अभी सदन के सदस्य नहीं हैं, लेकिन जो आपके साथी हैं उनसे आप इस मुद्दे को उठाकर, और इस बार जब सदन चले तो नीलगाय पर कुछ ना कुछ रिजल्ट किसानों को दिया जाए। देखिए, ये एक बहुत बड़ी समस्या है और सचमुच किसान बहुत परेशान है।
तो मैंने भी असेंबली में उठाया था, उसका जवाब सरकार ने दिया था, मैं आपको खोज के भेज भी दूंगा। उसका जवाब ये था कि सभी ग्राम पंचायतों को ये अधिकार सरकार ने दिए हैं कि उसके लिए एक स्पेशल आता है, कोई छोटा मोटा मिलता है कोई यंत्र, अच्छा, जिस यंत्र से नीलगाय को अगर मार दिया जाएगा तो वो बेहोश हो जाएगा और फिर उसको उठा करके कहीं भेज दिया जाएगा। लेकिन भेजा कहाँ जाए, एक बड़ी समस्या ये है। और इसकी इतनी बड़ी तादाद है कि अगर आप कहीं एक निर्जन स्थान पर इसके लिए अगर आप बना भी दीजिए चिड़ियाखाना टाइप का, तब भी ये हटेंगे नहीं। नाम इसका है दूसरा घोड़पड़ास, लेकिन नीलगाय कहने के चलते वो गाय जो जुड़ गया है, मामला हो गया। ये उसको लेकर के कई लोगों के मन में रहता है अरे भाई तो गाय है, लेकिन वास्तविकता वो नहीं है। लेकिन इसके समाधान के लिए सरकार को और ठोस प्रयास करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये किसानों की आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या है। और किसानों के लिए ही नहीं है, अब सड़कें अच्छी बन गई तो गाड़ियां तेज चलती हैं, और आप देखेंगे गाहे बिगाहे ऐसी सूचना आती है कि कोई नीलगाय एक रोड पर आ जाता है। कैमरामैन को भी लग चुका है, आपको इनको भी लग चुका है, कई लोगों को। तो एक दिन मैं भी मरते मरते बचा हूं। तो क्या है, गाड़ी तेज चलती है और अचानक से आ जाता है रोड पे, तो उस स्थिति में भी वो ठीक नहीं है, सुरक्षा के लिए भी और कृषि सुरक्षा के लिए भी, दोनों के लिए ये घातक है ये घोड़पड़ास जो है सो, और इनका खात्मा सरकार को करना चाहिए। तो ये हमारे साथ चर्चा के लिए पूर्व विधायक मिथिलेश तिवारी, भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष जी थे। ऐसे घोड़पड़ास से इनको नहीं डरना है, नई गाड़ी आ गई है। कैमरामैन विकी के साथ मैं मनीष ऋषि, धन्यवाद।